Hello everyone, welcome to Swami Vivekananda Institute. My name is Aditi. So today in this session we are going to discuss about food and nutritional requirement during the old age. So whenever we talk about old age, तो यहाँ पर जो nutritional आपका requirement है वो कैसे change होता है, क्या क्या यहाँ पर dietary guidelines होते हैं during the old age, कैसे हमें यहाँ पर nutrition parameters को देखना चाहिए. तो old age को हम कैसे define करते हैं? It is the best defined as the एज ऑफ रिटायरमेंट, जो कि अब मैंने आपको कुछ फेजेस भी पढ़ाए थे जिसमें हमने कॉन्ट्रैक्टिंग, एक्सपेंडिंग, ये सब स्टेजेस पढ़ी थी. तो यहाँ पे जो रिटायरमेंट वाली स्टेज होती है वो होती है आपकी कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेज. तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेज का क्या मतलब है? दिस इज द रिटायरमेंट एज. तो यहाँ पे न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट जो है वो चेंज होती रहती है. जैसे आपने देखा होगा ओल्ड एज में जनरली लोग क्या है, ज़्यादा फूड को डाइजेस्ट नहीं कर पाते, तो उसको हमें क्या करना पड़ता है, उनका जो मील है, उनकी रेसिपीज को चेंज करना होता है. हमें क्या करना पड़ता है, डाइटरी मॉडिफिकेशन यहाँ पे करनी पड़ती है. तो हम यहाँ पे डाइटरी मॉडिफिकेशन किस प्रकार से करते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं. क्या क्या यहाँ पे एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है, क्या क्या यहाँ पे कितने न्यूट्रिएंट्स की, यहाँ पे कौन से न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट जनरली होती है. तो ओल्ड एज को हम डिफाइन करते हैं एज ऑफ रिटायरमेंट. तो इम्प्रूवमेंट इन हेल्थ केयर टेक्नोलॉजी हैज रिजल्टेड इन इंक्रीज लाइफ एक्सपेक्टेंसी. यहाँ पे जो नंबर ऑफ पर्सन है ओल्ड एज में वो इंक्रीज हो जाते हैं. इंडिया में क्या है, 10% है जो आपका एल्डरली पॉपुलेशन कॉन्स्टिट्यूट करता है. डाइटरी गाइडलाइंस क्या है ओल्ड एज के लिए? डाइटरी गाइडलाइंस क्या है? एम्प्टी कैलोरी फूड शुड बी टेकन एंड कैलोरी डेंस फूड शुड बी अवॉइडेड. जिसमें ज्यादा कैलोरी है वो वाले फूड हमें नहीं कंज्यूम करना चाहिए, क्योंकि वो हमें डाइजेस्ट करने में मुश्किल होते हैं. तो यहाँ पे मेन रोल प्ले किसका होता है? डाइजेशन का, क्योंकि वहां पर ओल्ड एज में जो डाइजेशन की प्रोसेस है वो बहुत ही ज्यादा स्लो होती है. और साथ ही साथ कुछ ऐसे डिजीज के कारण या फिर एज फैक्टर के कारण वहां पर डाइजेस्ट करने में प्रॉब्लम आती है, क्योंकि जब फूड ब्रेक डाउन होता है तो वो पहले स्मॉल पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन होता है, देन वो डाइजेस्ट होता है, जो मैंने आपको पहले प्रोसेस समझाई थी. बट इन द केस ऑफ ओल्ड एज, जब हम ओल्ड एज की बात करते हैं तो वहां पे डाइजेशन जो है वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है. अब हमें किस किस तरीके के फूड खाने चाहिए व्हेन वी आर इन द ओल्ड एज? फूड जैसे आपका प्रोटीन रिच है, विटामिन एंड मिनरल रिच फूड है, वो हमें अपनी डाइट में इंक्लूड करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो वेजिटेबल और फ्रूट है दे आर रिच इन एंटीऑक्सीडेंट. वो क्या होता है? एंटीऑक्सीडेंट रिच होते हैं. ए मिनिमम ऑफ 5 सर्विंग, मिनिमम कितनी सर्विंग लेनी चाहिए? 5 सर्विंग्स यहाँ पर लेनी चाहिए. किसकी? फ्रूट एंड वेजिटेबल की. क्योंकि फैट क्या करता है? वेट गेन प्रमोट करता है. तो यहाँ पर फैट को हमें कंप्लीटली अवॉइड करना चाहिए. जो आपका सैचुरेटेड फैट है, सैचुरेटेड फैट मतलब जो बॉडी को ज्यादा नुकसान करता है, उसको अवॉइड करना चाहिए. फ्रूट एंड वेजिटेबल की इनटेक ज्यादा करना चाहिए, क्योंकि फ्रूट और वेजिटेबल क्या है, दे आर रिच सोर्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट. तो यहाँ पर जब मैं बात कर रही हूँ ओल्ड एज की रिक्वायरमेंट की, तो यहाँ पे ये सारी डाइटरी गाइडलाइंस को हमें फॉलो करना चाहिए, सो दैट हमारी बॉडी जो वो इजीली आपका अडेप्ट कर पाए डाइट को. और साथ ही साथ अगर कोई चीज नुकसान कर रही है या फिर डाइट में कोई अच्छी नहीं लग रही है, तो हम क्या कर सकते हैं, ओल्ड एज के हिसाब से यहाँ पे अगेन रेसिपी मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, जिसमें रेसिपी मॉडिफाई करेंगे ओल्ड एज के पर्सन के हिसाब से. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं फैट के अमाउंट को कम कर दूं, प्रोटीन की ऐसे फ्रूट एंड वेजिटेबल इंक्लूड कर दूं जिसमें रिच एंटीऑक्सीडेंट्स है, या फिर जैसे एप्पल, पपाया, बनाना, और यहाँ पर अगर मैं प्रोटीन ज्यादा दे दूं, तो हम क्या कर सकते हैं, एक रेसिपी को मॉडिफाई कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं दलिया बनाऊं, ठीक है, या फिर मैं पॉटेज बनाऊं, खिचड़ी बनाऊं, तो मैं उस तरीके से उसको एनहांस कर दूं, उसकी ऐसे न्यूट्रिएंट्स को ऐड कर दूं, या फिर उसको ऐसे कॉम्प्लीमेंट्री फूड बना दूं जिससे उसका टेस्ट भी एनहांस हो जाए. फॉर एग्जांपल, मैं उसमें बहुत सारी वेजिटेबल्स डाल दूं और कुछ सीजनिंग्स डाल दूं, तो उसका टेस्ट क्या है, वहां पे अल्टर हो जाएगा, जो कि वो एक पर्सन को अच्छा लग सकता है. तो ये सब डाइटरी गाइडलाइंस होती है ड्यूरिंग द ओल्ड एज. अब कौन कौन से फूड अवॉइड करने हैं? जैसे गैस फॉर्मिंग फूड, जिससे आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे आपके सल्फर कंटेनिंग वेजिटेबल एंड सर्टेन टाइप ऑफ पल्सेस हैज बीन अवॉइडेड. तो जिससे आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होती है, क्योंकि जैसे मान लो पल्सेस है, तो पल्सेस क्या है, दे आर हाई इन प्रोटीन. तो ये प्रोटीन रिच है, तो क्या हो सकता है ओल्ड एज में यहाँ पे गैस्ट्रिक डिस्टर्बेंसेस जो है वो हो सकती है. तो उसको अवॉइड करने के लिए हमें
क्या करना चाहिए, ऐसे फूड को यहाँ पर एक्सक्लूड करना चाहिए, ऐसे फूड को डाइट में इंक्लूड नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे अगर मैं बात करूँ सॉफ्ट वेल कुक्ड फूड, जो यहाँ पर सॉफ्ट कुक्ड फूड है वो देने चाहिए। जैसे मान लो आपका सेमी सॉलिड फूड हो गया, खिचड़ी, दलिया, ओट्स, ये सब क्या है आप इंक्लूड कर सकते हो, क्योंकि ओल्ड एज में टीथ भी है जो उनका टीथ जो है वो गिरने स्टार्ट हो जाते हैं, वो आपके खत्म होने लग जाते हैं, टीथ दोबारा से डीजेनरेट नहीं होते, तो इसलिए काफी लोगों को क्या है खाने में च्युइंग करने में प्रॉब्लम होती है। इसलिए हम क्या कर सकते हैं वहां पे सॉफ्ट वेल कुक्ड फूड जो है वहां पर दे सकते हैं। फ्राइड और कंसंट्रेटेड फूड जैसे आपके सॉफ्ट ड्रिंक्स हो गए, कंसंट्रेटेड में सॉफ्ट ड्रिंक्स हो गया, या फिर आपके जिसमें ऐसे फूड जिसमें फैट की अमाउंट बहुत ज्यादा है, तो ऐसे फूड को हमें जनरली अवॉइड करना चाहिए इन द ओल्ड एज। कैफीन जो है, कैफीन की अमाउंट लिमिट करनी चाहिए ताकि उनको इंसोम्निया ना हो। इंसोम्निया मीन्स नींद ना आना, तो यहाँ पर हमें कैफीन की अमाउंट को लो रखना है ताकि वो प्रॉपर स्लीप वहां पर ले सके। हाई फाइबर डाइट जैसे आपके ग्रीन और होल ग्रेन्स या फिर ग्रीन वेजिटेबल्स हो गए, ऐसे फूड को इंक्लूड करना है उनकी डाइट में। इजिली डाइजेस्टेबल स्टीम फूड जैसे इडली हो गया, इडियम हो गया, ये सारे क्या है डाइट में इंक्लूड करना चाहिए। मेनली साउथ इंडियन फूड जो है वो आप उनको प्रोवाइड कर सकते हो, जो कि यहाँ पर इजीली डाइजेस्ट हो। मेनली स्टीम फूड हम ज्यादा कंज्यूम करते हैं इन द ओल्ड एज। वेजिटेबल और फ्रूट के साथ साथ यहाँ पे आपका प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स और सेमी सॉलिड फूड जो है वो यहाँ पर देना चाहिए। दूसरा यहाँ पे एक्सेसिव सॉल्ट को यहाँ पे अवॉइड करना चाहिए, ज्यादा नमक का खाना नहीं देना चाहिए इन द ओल्ड एज। सिर्फ लो फैट जो है उसकी 2 to 3 सर्विंग्स जो है वो डाइट में इंक्लूड करनी चाहिए। टोबैको, च्युइंग, स्मोकिंग और बिटर लीव्स ये सब अवॉइड करना चाहिए इन द ओल्ड एज। च्युइंग क्या है आपका इफेक्ट कर सकता है, आपकी हैबिट बन सकती है उस चीज को लेके, तो ये सब चीज क्या है ओल्ड एज में अवॉइड करना चाहिए। अब हमारा यहाँ पर हेल्थ केयर सिस्टम कैसा है, यहाँ पर कौन कौन से पैरामीटर से कितने टाइप के हेल्थ केयर सिस्टम है जिसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो हेल्थ को अगर मैं डिफाइन करूं तो हेल्थ इज अ fundamental human right. Thus, it is imperative for the state to assume responsibility to the health of its people. ये सब है हेल्थ के बारे में। तो हेल्थ की डेफिनेशन WHO ने दी है। हेल्थ को कैसे डिफाइन किया है, हेल्थ इज अ कंप्लीट physical, mental and social well-being and not merely absence of disease or infirmity. हेल्थ का मतलब है किसी भी प्रकार की यहाँ पे बीमारियां नहीं होनी चाहिए, उसका फिजिकल कंडीशन, मेंटल कंडीशन और सोशल कंडीशन यहाँ पर अच्छा होना चाहिए। तो हम इसको कैसे डिफाइन करते हैं, इट इज द मल्टीट्यूड ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड टू द इंडिविजुअल और कम्युनिटीज बाय द एजेंट ऑफ हेल्थ सर्विस और प्रोफेशन फॉर द पर्पज ऑफ प्रमोटिंग, मेंटेनिंग, मॉनिटरिंग और रिस्टोरिंग हेल्थ। तो हम ये कैसे डिफाइन करते हैं हेल्थ केयर सिस्टम को, जिसमें आपका किस पे बेस होता है, ये सारा हेल्थ पे बेस होता है। तो यहाँ पे कुछ लेवल्स होते हैं जहां पर अलग अलग सिस्टम आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। अगर आपको कोई डिजीज हो गई है तो जैसे आपके हॉस्पिटल है, क्लिनिक्स है, तो ये सारे जनरली आते हैं हेल्थ केयर सिस्टम में। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं लेवल्स ऑफ हेल्थ केयर सिस्टम, कितने लेवल्स होते हैं हेल्थ केयर सिस्टम के, तो यहाँ पे फर्स्ट सिस्टम है प्राइमरी लेवल केयर। यहाँ पे प्राइमरी लेवल केयर का मतलब क्या होता है, दिस इज द फर्स्ट लेवल ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ एन इंडिविजुअल। ये फर्स्ट लेवल ऑफ कॉन्टैक्ट है किसी भी इंडिविजुअल का, फैमिली का या फिर कम्युनिटी का। तो यहाँ पर आप हेल्थ प्रॉब्लम्स को डील कर सकते हो। जैसे यहाँ पे कुछ सर्विसेज प्रोवाइड होती है, जैसे PHCS का मतलब है प्राइमरी हेल्थ केयर जो प्रोवाइड किए जाते हैं, और कुछ सब सेंटर्स होते हैं जो कि ऑल ओवर कंट्री में आपको देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे जनरली प्राइमरी हेल्थ केयर और यहाँ पे सब सेंटर्स जो है वो प्रोवाइड करे जाते हैं इन द केस ऑफ प्राइमरी लेवल सिस्टम, जहाँ पर ये इंडिविजुअल का आपका डायरेक्ट कॉन्टेक्ट होता है, फैमिली या फिर कम्युनिटी जो है वो डील करती है इस लेवल के साथ। यहाँ पर मेनली क्या होता है, द फंक्शनरीज इन्वॉल्व इन डिस्पेंसिंग दीज सर्विस इंक्लूड द, यहाँ पे मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर्स आते हैं, विलेज हेल्थ गाइड्स आते हैं और ट्रेंड बर्थ अटेंडेंट्स आते हैं, या फिर जिनको आप दाइज भी बोलते हो, जो कि बेबी बॉर्न करने में यहाँ पर हेल्प करती है ड्यूरिंग द डिलीवरी टाइम। तो यहाँ पे ऐसे सिस्टम होते हैं प्राइमरी हेल्थ केयर जो कि एक लार्ज स्केल पे नहीं होते हैं। इन आप जैसे रूरल एरियाज में आप इन सबको देख सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पे आता है सेकेंडरी हेल्थ सिस्टम। सेकेंडरी लेवल केयर में क्या होता है, मोर कॉम्प्लेक्स हेल्थ प्रॉब्लम ऑफ कम्युनिटी आर रिजॉल्व्ड एट द सेकेंडरी लेवल थ्रू डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स एंड कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स। उस केस में क्या था, प्राइमरी में मान लो वहाँ पे विलेजेस में जो छोटे छोटे सब सेंटर
सेंटर्स होते हैं, लोकल दाइज हो गई, ये सब आती है प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम में. बट इफ आई टॉक अबाउट सेकेंडरी लेवल केयर सिस्टम, इन दिस सिस्टम इट इंक्लूड्स द डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स एंड कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स. तो यहाँ पे जो छोटे छोटे हॉस्पिटल्स बने हुए होते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी लेवल सिस्टम, जिसमें यहाँ पर बहुत सारी आपको फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है. जिसमें क्या है, आपको जैसे पेशेंट है उसको एडमिट कर लो, या फिर पहले क्या करो, आप नॉर्मल सब सेंटर्स में पेशेंट को दिखाते, फिर वहां से जो रेफर कर देते हैं वो आप डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में फॉर एग्जांपल उनको रेफर कर दिया, तो वो सब आता है सेकेंडरी लेवल सिस्टम में. नाउ इफ आई टॉक अबाउट टर्शरी लेवल सिस्टम, तो टर्शरी लेवल सिस्टम जो है वो और कॉम्प्लेक्स होता है मोर देन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी लेवल. इसमें आपके पास क्या क्या आता है, जैसे यहाँ पे आपके पास मेडिकल कॉलेज है, हॉस्पिटल है, एक जो लार्ज स्केल पे आपका कमर्शियलाइज होता है उसको हम बोलते हैं टर्शरी लेवल सिस्टम, जिसमें मेडिकल कॉलेज हो गया, हॉस्पिटल हो गया, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट हो गए, रीजनल हॉस्पिटल्स हो गए, स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल्स हो गए, जो एक लार्ज स्केल पे या फिर एक कमर्शियल स्केल पे जो सिस्टम होता है उसको हम बोलते हैं टर्शरी लेवल सिस्टम. तो ऐसे टाइप के हमारे पास तीन तरह के हो गए, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी. प्राइमरी सिस्टम में वो आता है जिसमें आपके पास सब सेंटर्स और लोकल दाइज आती है. सेकेंडरी सिस्टम में यहाँ पर मेन जो छोटे छोटे हॉस्पिटल्स इंक्लूड होते हैं, दैट आर कम अंडर सेकेंडरी हॉस्पिटल्स. एंड इफ आई टॉक अबाउट टर्शरी लेवल में क्या है, जो आपके लार्ज स्केल पे, कमर्शियल स्केल पे जो हॉस्पिटल्स होते हैं टू ट्रीट द पेशेंट्स, दैट कम अंडर द टर्शरी लेवल केयर. नाउ प्राइमरी हेल्थ केयर में क्या आता है, हम कैसे इसको डिफाइन करते हैं. इट इज द असेंशियल हेल्थ केयर ऑन प्रैक्टिकल, साइंटिफिक, साउंड एंड सोशली एक्सेप्टेबल मेथड एंड टेक्नोलॉजी मेड यूनिवर्सली एक्सेसिबल टू द इंडिविजुअल. हम ऐसी उसमें टेक्नोलॉजी यूज करते हैं जो कि यूनिवर्सली एक्सेसिबल होती है. अब यहाँ पर क्या है डिफाइंड, प्राइमरी हेल्थ केयर बिकम्स अ प्रैक्टिकल अप्रोच टू प्रोवाइड असेंशियल हेल्थ केयर एट अफोर्डेबल कॉस्ट. इसमें मान लो जैसे आपके एक गांव में छोटे क्लिनिक्स हो गए, सब सेंटर्स हो गए, तो यहाँ पर क्या है बहुत अफोर्डेबल रेंज में आपको मेडिसिन जो है वो प्रोवाइड हो जाती है. तो यहाँ पे ये इस तरह का सिस्टम है जिसमें जो कॉस्ट है वो एक अफोर्डेबल कॉस्ट होती है. तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होता है रिसोर्सेज का, कोऑर्डिनेशन होता है प्रॉपर, और टेक्नोलॉजी का यहाँ यूज किया जाता है. साथ ही साथ यहाँ पे कम्युनिटी पार्टिसिपेशन भी होता है. Though all factors are responsible for successful implementation of primary healthcare activity, community participation is perhaps the crucial determinant of success of any development program. It is a process by which the individual and family assume responsibility for their own health and welfare and those of the community and develop the capacity for contributing the community development. तो इस प्रोसेस में क्या है, इंडिविजुअल या फिर फैमिली है वो अपनी हेल्थ के लिए खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है, जैसे आपकी डाइट को मेंटेन करना, और अगर इन केस किसी चीज की आपको डिजीज हो जाती है, तो आप बीमार पड़ जाते हो, तो वहां पे छोटे छोटे सब सेंटर्स होते हैं जिसमें आप जाके अपना ट्रीटमेंट वहां पर करा सकते हो. द डिक्लेरेशन ऑफ अल्मा आटा स्टेटेड दैट प्राइमरी हेल्थ केयर इंक्लूड्स, प्राइमरी हेल्थ केयर में क्या क्या इंक्लूड होता है, एजुकेशन अबाउट प्रिवेलिंग हेल्थ प्रोग्राम्स एंड मेथड्स ऑफ प्रिवेंटिंग एंड कंट्रोलिंग दैम. जैसे यहाँ पे कुछ आपके इनिशिएटिव्स लिए गए थे जिसमें हमने प्राइमरी हेल्थ केयर के बारे में अवेयर किया है लोगों को अबाउट द प्राइमरी हेल्थ, कैसे हम लोगों की हेल्थ को मेंटेन कर सकते हैं एट अ स्मॉल लेवल. तो वहाँ पे एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है, फूड सप्लाई किया जाता है प्रॉपर जिसमें आपके न्यूट्रिशन प्रेजेंट हो, सेफ वाटर और बेसिक सैनिटेशन की एडिक्वेट सप्लाई जो है वो प्रोवाइड करी जाती है. मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ केयर होती है, जैसे आपकी फैमिली प्लानिंग, एंडेमिक डिसीजेस को कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं. एंडेमिक डिजीज मतलब जो स्प्रेड होता है एक पर्टिकुलर एरिया में, उसको हम कैसे रोक सकते हैं, कैसे हमें ट्रीटमेंट मिलता है, कैसे हमें ट्रीटमेंट करना चाहिए जब डिजीज और कोई इंजरी हो गई, और प्रोविजन ऑफ एसेंशियल ड्रग्स. तो ये सारी चीजें आती हैं आपका प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम में. अब अगर मैं बात करूं हेल्थ केयर डिलीवरी की, हेल्थ केयर डिलीवरी का मतलब क्या है, यहाँ पर देखो, द चैलेंजेस दैट एग्जिस्ट टुडे इन मैनी कंट्री इज टू रीच द होल पॉपुलेशन विद एडिक्वेट हेल्थ सर्विसेज. यहाँ पर मेन मोटो क्या है आजकल, कि पॉपुलेशन को क्या देना है, एक हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करनी है ताकि उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो सके. लेकिन यहाँ पे जैसे जैसे आपके हॉस्पिटल्स में जो बहुत बड़े बड़े लार्ज स्केल पे हॉस्पिटल्स हैं, उनका जो कॉस्ट है वो बढ़ती जाती है.
तो कॉस्ट जैसे आपकी बढ़ रही है, आजकल मेडिसिन बहुत महंगी आती है, या फिर अब एक छोटे से डिजीज के लिए एडमिट कर लिया जाता है और फिर उसका चार्ज जो है वो बहुत ज्यादा होता है। तो यहाँ पे राइजिंग कॉस्ट जो है उसको हमें मेंटेन करना चाहिए लार्ज हॉस्पिटल में, ताकि हम मैक्सिमम अमाउंट में लोगों की केयर हेल्थ जो है वो ठीक कर सके और ज्यादा लोगों के लिए इनएक्सपेंसिव हो, रीजनेबल प्राइस पे आपको सब कुछ मिल जाए। सेंट्रल लेवल पे हमारा हेल्थ सिस्टम कैसा होता है? सेंट्रल लेवल पे होता है, यहाँ पे यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर इज हेडेड बाय कैबिनेट मिनिस्ट्री एंड अ मिनिस्टर ऑफ स्टेट विच आर पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट। तो यहाँ पे जो आपका सेंट्रल लेवल पे होता है उसमें आपके मेडिकल और सर्विस एरिया जैसे आते हैं, जैसे आपके इंस्टीट्यूट हो गए, मेडिकल कॉलेजेस हो गए, ठीक है, वहां पर आपके ओपीडीज प्रेजेंट रहते हैं। तो ये सारे आपके आते हैं सेंट्रल सिस्टम में, जहां पर क्या है सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सेंटर की कि लोगों की हेल्थ को या फिर एक कम्युनिटी की हेल्थ को वहां पे प्रोटेक्ट किया जाए। अब यहाँ पे आपके पास 2 एडिशनल डायरेक्टर जनरल और डिप्यूटी डायरेक्टर जनरल्स होते हैं जो कि लोगों की हेल्थ को क्या करते हैं, मॉनिटर करते हैं, और साथ ही साथ उनका पूरा जो है कम्युनिटी का डाटा बना के दिया जाता है। स्टेट लेवल पे कौन हेड करता है? स्टेट लेवल मिनिस्ट्री, दैट इज ब्यूरोक्रेटिक हेड जो है, अगर मिनिस्टर ऑफ हेल्थ वेलफेयर का जो स्टेट लेवल पे आपका सिस्टम होता है उसको कौन हैंडल करता है? उसके जो मिनिस्टर्स होते हैं। यहाँ पर ऑल्सो आपका फैमिली प्लानिंग ब्यूरो होता है विच इज इंस्ट्रूमेंटल इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम। जो यहाँ पर आपका फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम चला था ये सब वहां पर इंप्लीमेंट होता है, सो दैट हम लोगों की जो हेल्थ है वो एक पर्टिकुलर लेवल पे प्रोटेक्ट कर सके। नेक्स्ट यहाँ पे आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कैसा हेल्थ सिस्टम होता है? डिस्ट्रिक्ट लेवल पे तहसील्स हैं, कम्युनिटी है, डेवलपमेंट ब्लॉक्स है, म्युनिसिपल है, कॉर्पोरेशन है, विलेज पंचायत, ये सारा जो सिस्टम आता है दैट इज एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल सिस्टम। यहाँ पे कौन से डिवीजन होते हैं? असिस्टेंट कलेक्टर और सब कलेक्टर, जो कि लोगों की हेल्थ का डाटा देखते हैं, लोगों की हेल्थ को जो है वो प्रेफर करते हैं, और हॉस्पिटल्स क्लिनिक्स जो है ऐसे ओपन करवा दिए जाते हैं। अब यहाँ पर उसके बाद आपका इसमें डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर आ गए, डिस्ट्रिक्ट फैमिली प्लानिंग ऑफिस आ गए, जो आपके किसको ट्रीट करता है? मलेरिया, टीबी, लेप्रेसी, स्कूल हेल्थ, ये सब के बारे में ध्यान दिया जाता है। ब्लॉक लेवल पे क्या है? ब्लॉक लेवल एक यूनिट है, एक रूरल प्लानिंग का, जो आपका रूरल एरियाज में छोटे छोटे ब्लॉक्स बना दिए जाते हैं, उनको कौन हेड करता है? ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। तो यहाँ पे जो आपके प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम आते हैं, मेनली इसमें कौन से इंक्लूड होते हैं? प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम इंक्लूड होते हैं, और अर्बन सब अर्बन सिस्टम जो है वो सब सेंटर अर्बन सिस्टम, यहाँ पे क्या है, छोटे छोटे इनिशिएटिव्स लिए जाते हैं ताकि हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा हेल्थ केयर से फैसिलिटीज प्रोवाइड करें इन अ स्मॉल पॉपुलेशन। तो यहाँ पर हेल्थ वर्कर्स होते हैं, मदर की जो हेल्थ को प्रोटेक्ट करके रखते हैं, फैमिली प्लानिंग को इनिशिएट करते हैं, उनको ध्यान में रखते हैं, इम्यूनाइजेशन का प्रोग्राम भी देखते हैं जिसमें कुछ मदर्स को वैक्सीन प्रोवाइड करी जाती है ताकि उनकी हेल्थ ट्रीटमेंट जो है वो प्रॉपर एक लेवल पर हो सके। साथ ही साथ यहाँ पे कुछ फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है, जैसे लेबोरेटरीज हो गई जिसमें आपका एग्जामिनेशन होता है शुगर और मेनली एल्ब्यूमिन या फिर यूरिन इंस्पेक्शन जो है यहाँ पर आप यहाँ पर एग्जामिन कर सकते हो। तो प्राइमरी हेल्थ केयर सब सेंटर लेवल पे, यहाँ पे प्राइमरी हेल्थ केयर और सब सेंटर लेवल पे वो स्मॉल पॉपुलेशन के लिए मेडिकल फैसिलिटीज जो है वो प्रोवाइड करी जाती है। अगर मैं विलेज लेवल की बात करूं तो यहाँ पे एक स्कीम लॉन्च हुई थी 2 अक्टूबर 1977 को, जो कि एक पार्ट है रूरल हेल्थ स्कीम का। इसमें क्या था कि यहाँ पर जो कम्युनिटी की बेसिक हेल्थ है, विलेज की जो हेल्थ है, जो वुमेन है वो अपनी हेल्थ को कैसे प्रोटेक्ट कर सकती हैं, तो यहाँ पर क्या है सबके बारे में ध्यान दिया गया, लोगों की एजुकेशन के बारे में, उनकी सैनिटेशन के बारे में, फैमिली प्लानिंग के बारे में और चाइल्ड हेल्थ के बारे में ये इनिशिएटिव लिया गया था, जिसमें लोगों को अवेयर किया गया अबाउट द फैमिली प्लानिंग, अबाउट द चिल्ड्रन हेल्थ, अबाउट द सैनिटेशन प्रोग्राम्स। तो ये सारी चीजें आती है विलेज हेल्थ गाइड में। नेक्स्ट यहाँ पे लोकल दाइज आती हैं, जो कि अगेन रूरल हेल्थ स्कीम में ही आया था, जो कि एक इनिशिएटिव लिया गया था कि हम सभी गवर्नमेंट ने क्या इनिशिएट लिया, टू ट्रेन ऑल द ट्रेडिशनल बर्थ अटेंडेंट्स, जिनको आप दाइस बोलते हैं, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी गई कि किस तरीके से बच्चे और माँ की जो हेल्थ है उनको कैसे मेंटेन करके रखना है ड्यूरिंग द डिलीवरी। तो ये सारे सिस्टम आते हैं विलेज लेवल पे। नेक्स्ट यहाँ पे आता है, और हाँ साथ ही साथ हर एक विलेज को यहाँ पे सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है, जिसमें आपको दाइस दी जाती है, जिनको आप ट्रेंड बर्थ अटेंडेंट बोलते हो, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है
तो वो क्या करती है, होम डिलीवरीज करती हैं, बेबी डिलीवरीज करती है अंडर द हाइजीनिक कंडीशन, जिससे आपका मेटरनल और इन्फेंट जो मोर्टेलिटी रेट है वो क्या हो जाए, रिड्यूस हो जाए। नेक्स्ट यहाँ पे आंगनवाड़ी वर्कर्स आते हैं। एक ICDS स्कीम में, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम में, आंगनवाड़ी में क्या है, एक आंगनवाड़ी पॉपुलेशन है जिसमें आपके मेनली वर्कर कितने हैं, 1000। तो यहाँ पर जो आपके आंगनवाड़ी में लोग आते हैं वो क्या करते हैं, ऐसे बच्चों की जैसे जैसे पोलियो पिलाते हैं या फिर कुछ ऐसी वैक्सीनेशन प्रोवाइड करते हैं फॉर द मेटरनल हेल्थ और फॉर द इन्फेंसी हेल्थ, की उनकी जो हेल्थ है वो मेंटेन रहे। तो यहाँ पर और भी आंगनवाड़ी वर्कर्स किस किस पे फोकस करते हैं, सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन पे, हेल्थ चेकअप्स करते हैं, वो इम्यूनाइजेशन का प्रोग्राम्स इनिशिएट करते हैं, नॉन स्कूल प्री स्कूल एजुकेशन, न्यूट्रिशन, हेल्थ एजुकेशन, रेफरल सर्विसेज, ये सब क्या है, आंगनवाड़ी वर्कर जो है इन सबको इनिशिएट करते हैं। दीज बेनिफिशियरी इंक्लूड, यहाँ पे 6 एज के जो बच्चे हैं उन पे ध्यान दिया जाता है, प्रेग्नेंट वुमेन हो गई, नर्सिंग मदर्स हो गई, वुमेन जो 15 से 45 एज ग्रुप के बीच में आती हैं, इन सब के लिए क्या करता है, इनिशिएट चलाते हैं, ताकि मेन फोकस किस पे है, उनकी हेल्थ जो है वो इंप्रूव हो सके। चाहे वो वैक्सीनेशन देते हैं, जैसे प्रेग्नेंट मदर है उनको आप आयरन फोलेट की गोलियां या फिर आयरन की रिच फूड्स ऐसे बताते हैं, नॉलेज देते हैं आपको न्यूट्रिशन के बारे में, या फिर कुछ आपको सप्लीमेंट्स प्रोवाइड करे जाते हैं, वैक्सीनेशन प्रोवाइड की जाती है, सो दैट मैटरनल हेल्थ जो है या फिर बच्चे की जो हेल्थ है वो इंप्रूव हो सके। तो ये आता है आपका आंगनवाड़ी वर्कर में। सो दीज ऑल आर द टाइप ऑफ हेल्थ केयर सर्विस सिस्टम। होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। इसी तरीके से पढ़ते रहिए, सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपने डाउट को मेंशन करना, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। थैंक यू सो मच। इसी तरीके से अपनी कंसिस्टेंसी बनाए रखें, नेट GRF जरूर क्वालिफाई होगा। थैंक यू सो मच, बाय एंड टेक केयर।